ये सर्जरी के टाइम पे मेरे ख्याल में मेरा बीपी भी 220 के ऊपर चलता रहा होगा, क्योंकि हर वक्त ये खतरा रहता है कि अगर हमारी एक गलती अगर हमने कर दी तो उस नस में से 2.5 से 3 लीटर ब्लड जाता है 1 मिनट के अंदर। तो इतना ब्लड निकलता है कि हमारी रोकने की क्षमता से भी बाहर चला जाता है। इसीलिए ये सर्जरी में प्रिसीजन बहुत जरूरी है, और वो प्रिसीजन रोबोट हमको ला के देता है। देखिए, किडनी कैंसर अगर हमारी बॉडी में माना जाए तो सबसे खतरनाक कैंसरों में से आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है और बॉडी में इसके स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो खतरनाक तो डेफिनेटली होता है ये कैंसर। खास करके इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर ये कैंसर इतना बढ़ चुका था कि केवल किडनी में नहीं था, किडनी से निकल के हमारी खून की नसें जो होती हैं, जो बॉडी की सबसे बड़ी नस होती है, उसको कहते हैं इंफीरियर वीना केवा, उसके अंदर भी घुसा हुआ था। तो रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हमने केवल उस किडनी के ट्यूमर को नहीं निकाला, जो उस नस के अंदर में ट्यूमर चला गया था उसको भी हम सक्सेसफुली निकाल पाए। एडवांटेज मरीज को ये मिला कि अगर मैं इस मरीज को ओपन सर्जरी करता, कम से कम 20 से 25 दिन घर में रहना पड़ता, रेस्ट करना पड़ता, उसको अस्पताल में भी 15 दिन रहना पड़ता। ये मरीज को हम 2 से 3 दिन के अंदर ही घर पे भेज पाए, अपने ब्लड लॉस वगैरह कुछ नहीं हुआ, रिकवरी बहुत फास्ट हुई और कैंसर कंट्रोल उतना ही बेहतर हुआ जितना कि ओपन सर्जरी के द्वारा हम दे पाते हैं। सर्जरी इजी नहीं है, सर्जरी तो जटिलता उतनी ही है। सहजता इस चीज में आई है कि मैं अब बहुत बड़ा देखता हूँ मशीन के द्वारा, मेरा मैग्निफिकेशन होता है, मैं ट्यूमर को बहुत अच्छे से देख पाता हूँ, मेरे जो मूवमेंट्स हैं बहुत कंट्रोल्ड है। अगर मेरा हाथ ओपन सर्जरी में हिल भी गया, रोबोट में मेरा हाथ नहीं हिल सकता, क्योंकि मशीन के अंदर ही ऐसे इनबिल्ट चेक्स होते हैं। तो रोबोट आपकी सर्जरी को बहुत सेफ बना देता है। लेकिन अल्टीमेटली कौन सर्जरी कर रहा है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मैटर, वही जो गाड़ी चलाने की बात है, आप BMW चलाए या अल्टो चलाए, कोई भी चलाए, ड्राइवर मैटर करता है, गाड़ी अल्टीमेटली कौन अच्छा चलाएगा। तो सर्जन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मशीन भी बहुत अच्छी है, BMW को आप सेफ्टी को आप अल्टो की सेफ्टी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। BMW की सेफ्टी में अगर एक्सीडेंट भी हुआ आप बच जाओगे, अल्टो में शायद नहीं बचोगे। तो ये सारी चीजें मशीन के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, सर्जिकल एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा लाया जाता है, और अल्टीमेट एडवांटेज मरीज का होता है। सर ये बताइए, एक पेशेंट ऐसे सर्जरी के रोबोटिक सर्जरी करने से कितना दिन अस्पताल में रहेगा और कितना खर्च पड़ता है, दोनों में डिफरेंस? देखिए, हर सर्जरी की मियाद अपनी अलग होती है। अगर मैं जैसे किडनी ट्यूमर करूंगा तो किडनी ट्यूमर का मरीज अमूमन 48 घंटे के बाद घर जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर भी 48 घंटे के अंदर घर जा सकता है। तो आज की डेट में बाय एंड लार्ज 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन के अंदर मरीज घर चले, रोबोटिक सर्जरी के अंदर। यही अगर मैं ओपन सर्जरी जब करूंगा तो कम से कम 5 से 7 दिन तो मरीज रहेगा अस्पताल में। उसके बाद भी हम मरीज को बोलते हैं काफी एहतियात से रहने के लिए, तो घर में भी उसको 2 से 3 हफ्ते निकालने ही पड़ेंगे। हमारा मरीज जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी या किडनी के ट्यूमर के बाद 2 दिन या 3 दिन में अपने घर जाता है। हफ्ते भर में उसको बोलते हैं अपना काम शुरू कीजिए। बहुत लोग बाहर से आते हैं, फ्लाइट लेके जाते हैं, जॉब शुरू कर देते हैं, तो रिकवरी बड़ी फास्ट है। जो पेशेंट जिस पेशेंट का आपने ऑपरेशन किया है, ये बताइए कितना खतरनाक था ये चैलेंज था आपके लिए? कौन सा वो टाइम था जिसमें आपको बहुत? सर, ये सर्जरी के टाइम पे मेरे ख्याल में मेरा बीपी भी 220 के ऊपर चलता रहा होगा, क्योंकि हर वक्त ये खतरा रहता है कि अगर हमारी एक गलती अगर हमने कर दी तो उस नस में से 2.5 से 3 लीटर ब्लड जाता है 1 मिनट के अंदर। तो इतना ब्लड निकलता है कि हमारी रोकने की क्षमता से भी बाहर चला जाता है। इसीलिए ये सर्जरी में प्रिसीजन बहुत जरूरी है, और वो प्रिसीजन रोबोट हमको ला के देता है। रोबोट को चलाने के एक दक्ष और स्किल डॉक्टर की जरूरत है, जो कि रोबोट को ऑपरेट करते हैं। रोबोट तो खुद करेगा जी। तो एक पेशेंट कहाँ तक एक डॉक्टर भरोसा कर सकता है? देखिए, इसका आंसर करना तो बड़ा मुश्किल है। तो आज की डेट में आप किसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में एक बड़ा अच्छा है कि हमारी पूरी लीनिएज आपको मिल जाएगी कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है। अगर मरीज खोदने पे आए ना तो CID से भी अच्छा काम करता है डॉक्टर की हिस्ट्री निकालने में। तो हमारे मरीज ना, जो जैसे मेरे पास आएगा, वो बताता है सर मैं 5 जगह आपको पढ़ के आपके पेशेंट से बात करके तब पहुंचाऊं, तो मुझे भी नहीं पता वो कितने रेफरेंसेस देख के आता है। लेकिन आजकल मरीज बहुत जागरूक है, गूगल ने सब कुछ उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा दी है, तो बहुत ही ठोक बजा के मरीज आपके पास पहुंचता है, और जब वो पहुंचता है उसको पता होता है वो सेफ हाथों में है। सर ये रोबोटिक सर्जरी किस अस्पताल में हो रहा है, कैसे लोग आपसे इस जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं? ये अपोलो कैंसर हॉस्पिटल जो हमारा कादरापाड़ा में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक पार्ट है, उसी में है हमारा रोबोट इंस्टॉल्ड है, और हमारा चेंबर फर्स्ट फ्लोर में कैंसर बिल्डिंग के ऊपर है, वहाँ पे मुझसे দেখুন, বারবার যেটা বলি যে এইসব পেশেন্টদেরকে সবসময় একটা করে এক্সিস্টিং ডিজিজ বা ধরুন ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার এগুলো থাকে, তার উপরে একটা বয়স্ক পেশেন্ট যে অলরেডি ডায়ালিসিসে আছে, তার উপর তার আবার একটা কিডনিতে টিউমার মানে ক্যান্সার, এরম পেশেন্টকে অ্যানাস্থিসিয়া দেওয়া 4-5 ঘন্টা, এখানে আমাদেরকে খুবই সজাগ থাকতে হয় এবং মানে যাকে বলে ভিজিলেন্টও থাকতে হবে। কারণ ছোট ছোট জিনিসের মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জেস হবে। আলটিমেটলি ধরুন
হার্ট ফেলিওর হতে পারে, বা ধরুন পেশেন্টের ইরেগুলার হার্টবিট হতে পারে। এবার সব থেকে যেটা চ্যালেঞ্জিং আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হয়েছিল, যে যদি বেশিক্ষণ ধরে ব্লাড প্রেশারটা কম থাকে, ওনার যে কিডনি আছে অন্য কিডনিটা সেটাও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বিকজ ডায়াবেটিস হলে কি হয়, কিডনিটা উইক হয়ে থাকে, তার উপর একটা ব্লাড প্রেশার কম যদি আপনি অনেকক্ষণ রেখে দেন মানে অ্যানাস্থেসিয়া সাইড থেকে, তাহলে কিন্তু এর কমপ্লিকেশনটা পরে হবে। তো ইট ওয়াজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং। স্যার কোন মুহূর্তটা বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছিল এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে, বেশি টাফ ছিল? সব থেকে বেশি টাফ মনে হয়েছিল ওই যে 15 মিনিট ওনাকে একটা জায়গা ছিল যে মেন ভেসেলটাকে ক্ল্যাম্প করে টিউমারটা বার করা। আমি খালি ভাবছিলাম যে কখন ওই 15 মিনিটটা চলে যাবে আর কি। হ্যাঁ, সেটাই। তো যাই হোক, উনি খুবই সুন্দরভাবে করেছেন, বাট ওই মাথায় ছিল আর কি, সেটাই। আর একটা জিনিস আমার টেকনিক্যালি মনে হয় যে রোবোটিক সার্জারিতে যেটা হয়, অনেক সময় না পেশেন্টের পজিশন ধরুন সোজা রাখে, বা অনেক সময় সাইডে কাত হয়ে থাকে। এবার ধরুন কোনো যদি প্রবলেম হয়, পেশেন্টকে ওপেন সার্জারি করতে হয়, তাহলে পেশেন্টকে আবার সোজা করে ওপেন করা, ওই যে টাইমটা নেয় না, ওটা অনেক ক্রুশাল আমাদের জন্য। স্যার অপারেশন করতে এনএসসিসি যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাদের খুব ইম্পর্টেন্ট রোল থাকে, হ্যাঁ, আপনি কি বলছেন? নিশ্চয়ই অ্যানাস্থেসিয়া তো রোল থাকেই, যদিও আমরা আজকের তাও কিছুটা রেকগনাইজড, কিন্তু এখনো কিন্তু সেইভাবে আমরা রেকগনাইজ নয় মেডিকেল প্র্যাকটিসে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ওই যে বলে না, মানে আপনারা বলতে পারেন ওই ফ্লাইটের পাইলটের মতন, আমি যদি ঠিকঠাক প্লেনটা না ওড়াই তো প্যাসেঞ্জার কি করে থাকবে, বা আমি যদি ঠিকঠাক, আর যখন পেশেন্টকে অ্যানাস্থেসিয়া থেকে জাগাই, আমার কথা মনে হয় যে ল্যান্ডিং, আমার যদি ল্যান্ডিংটা খুব স্টর্মি হয়, তাহলে জাগ পাবে যাত্রীরা, যাত্রীকে পেশেন্ট অ্যান্ড সার্জন দুজনেই। কিন্তু আমার নাম হচ্ছে ডক্টর অংশুমান রায়, আমি অ্যাপোলো হসপিটালে আছি, আমি এমডি অ্যানাস্থেসিয়া। This is the latest state-of-the-art system which is available only in the Eastern Zone, only in Apollo Hospital, and as a virtue of which, I mean, this is the administrative view of our CEO as well as our DMS sir, that we have brought this machine, and this machine is doing wonders for us. এটু জাস্ট ব্রিফ করতে চাইছি কি এটা রোবোটিক সিস্টেমটা কি অদ্ভুত আছে। সো এই যে আপনি দেখছেন, এটা হচ্ছে রোবট, এটা হচ্ছে স্ট্যাক, যেখানে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা বসে থাকে ও এখান থেকে দেখে। সো যে ইন্ডেক্স পেশেন্ট ছিল, সে হি ওয়াজ অ্যারাউন্ড 72 ইয়ার্স, বা 72 ইয়ার্সে ওর একটা কিডনিতে ক্যান্সার হয়েছিল। ক্যান্সারটা শুধু কিডনিতে সীমিত ছিল না, কিডনি থেকে ক্যান্সারটা বেরিয়ে একটা কল, যেখান থেকে পুরোটা আমার বডি থেকে ব্লাড হার্টে যায়, তার মধ্যেও কলটা